तो यार हम लोगों ने पहला चैप्टर तो अच्छे से कवर कर लिया और अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने वाले हैं, तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करना होता है, फिर आप लोगों के यहाँ पे डेटा जो कलेक्ट होता है फिर उससे यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो ये जो QR कोड है यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको स्कैन करके आप लोग यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट हमें कर सकते हो। तो चलिए, अगर यहाँ पे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो आप लोग प्लीज़ कीजिए। बाकी यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास का कालखंड विभाजन किस प्रकार रहा। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है इसके पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इसको 3 मुख्य कालखंडों में बांटा गया है। ये 3 मुख्य कालखंड कौन कौन से हैं? एक आपका प्रागैतिहासिक काल हुआ जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल हुआ जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा आपका हिस्टोरिक पीरियड जिसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये 3 काल है, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल, तो यहाँ पर जो ये काल है इसकी जानकारी, प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी है पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक जो काल है इसकी जानकारी पुरातात्विक जो स्रोत है उनसे हमें प्राप्त होती है। वैसे जो ये काल है इसकी जो कोई लिखित यहाँ पे जानकारी हमको अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि जो ये प्रागैतिहासिक काल था उस समय का जो मानव था वो लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, इसीलिए लिखित जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है। बस पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ये जानकारी हमें मिली है। और जो इसके मुख्य स्रोत थे, तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के मुख्य स्रोतों में पाषाणिक उपकरण थे, जैसे पत्थर के औजार हो गए, धातु के उपकरण हो गए, कब्रें हो गई, शैलाश्रय यानी कि चट्टानों के जो आश्रय होते हैं वो शैलाश्रय होती है। और यहाँ पर इनकी बदौलत ही हमें प्रागैतिहासिक काल का ज्ञान होता है। और पाषाण काल इसी के अंतर्गत आता है। तो पाषाण काल की जब भी बात होती है तो वो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात हो रही है। पाषाण काल इसी के अंतर्गत आता है। बाकी इस काल में मनुष्य गुफाओं में निवास करता था, दीवारों को चित्रों से सजाता था और वो शिकार पर निर्भर था। वो जंगली जानवरों का शिकार करता था और कंदमूल फल वो खाता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। बाकी प्रागैतिहासिक काल में जो इंसान था वो खेती करना नहीं जानता था, वो तब तक खेती करना नहीं सीखा था। उसके बाद जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसे आगे 4 उपकाल खंडों में बांटा गया। और 4 जो उप कालखंड है ये है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल और धातु काल। तो ये 4 उपखंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल और धातु काल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए प्रागैतिहासिक काल को किन 4 उप कालखंडों में बांटा गया। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, महापाषाण और धातु काल। उसके बाद बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में की जो जानकारी हमें मिलती है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध वहाँ पर जरूर हो गए थे लेकिन उसे अभी तक भी नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की हमें जानकारी कैसे मिलती है? साहित्यिक स्रोत जो मिले थे उनके आधार पर। और इस काल की जो जानकारी है पुराणों में जो हमारे ग्रंथ है उनमें उल्लेखित है और उनके आधार पर ही हम इस काल की कल्पना कर सकते हैं। कौन से काल की? आद्य ऐतिहासिक काल की कल्पना हम जो पुराणों में हमारे जो ग्रंथ है उनमें जो भी बातें लिखी गई है उसके आधार पर ही हमें इस काल की जानकारी होती है, आद्य ऐतिहासिक काल की। बाकी जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, पौराणिक काल के नाम से, क्योंकि पुराणों में जो ग्रंथ है उसी के आधार पर जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर इसको आद्य ऐतिहासिक काल बताया गया। बाकी इसे पौराणिक काल भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल में थी। कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये पड़ोसी है। बाकी आप लोग कंसल्टेट कीजिए। बाकी यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल जो है, तो यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल कहते हैं। और जो आपका इससे पहले था आपका प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल को कौन सा काल कहते हैं ये भी कई बार पूछा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोतों से ये जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको भी एक नाम मैंने आपको बताया था, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से और जाना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुराणों में जो ग्रंथ है उससे हमें जानकारी मिली है। और सिंधु घाटी के बारे में पूछा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल में थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में थी। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल जो हिस्टोरिक पीरियड है। तो इस काल में जो भी लिखा गया था उसको हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इंसान पढ़ चुका है। और ऐतिहासिक काल का जो यहाँ पे उदाहरण है, जैसे शिलालेख में जो जानकारी मिलती है, मंदिर लेख से, मुद्रा लेख से, ताम्रपत्र लेख से ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद प्रागैतिहासिक जो काल है तो उसके कुछ प्रमुख स्थल और खोजें कौन कौन सी थी सब जान लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण स्थल भी पाए गए हैं जो मानव के निवास और संस्कृति के प्रमाण भी देते हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसको 4 उप कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल को भी फिर यहाँ पे 3 कालखंडों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल जो था उस वक्त जो प्रमुख उपकरण मिला था वो मिला था मुष्टि कुठार। बाकी एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, इसको जानने के बाद ही हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में डिस्टर्बेंस आपको काफ़ी ज़्यादा होगा। और अभी जो मेरा माइक है वो इतना अच्छा तो नहीं है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसमें जो था मुष्टि कुठार मिला था। तो मुष्टि कुठार क्या था? हाथ से चलाए जाने वाले कुल्हाड़ी जैसे पत्थर के औजार थे मुष्टि कुठार। और इसके जो साक्ष्य मिले मुष्टि कुठार के,
वो मिले थे यमुना तट पर कालसी में, अलकनंदा के तट पर श्रीनगर में, नैनीताल के खोटानी नाला में और अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से ये मिले। बाकी ये मुष्टि कुठार की जो खोज करता है वो KP नटियाल जी और यशोधर मठपाल जी है। इन्होंने यहाँ पे इस जो मुष्टि कुठार है इसकी यहाँ पे खोज की थी। बाकी उसके बाद निम्न पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पुरा पाषाण काल था और इसमें जो प्रमुख उपकरण मिला था सल्क और खुरचूनियाँ मिली थी। सल्क और खुरचूनियाँ तो ये क्या थे, छोटे पतले और तीखे पत्थर के टुकड़े थे, सल्क और खुरचूनियाँ उनको कहते हैं। और इसके जो साक्ष्य मिले श्रीनगर से मिले होने का दावा, और ये किसने किया, KP नटियाल जी ने दावा किया कि मध्य पुरा पाषाण काल में सल्क और खुरचूनियाँ मिली थी और KP नटियाल जी ने ये दावा किया। उसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल जो था इसमें जो प्रमुख उपकरण मिले चमकीले फलक और दक्षिणियाँ मिली है। तो चमकीले फलक और दक्षिणियाँ जो मिली है पत्थर के ब्लेड जैसे औजार होते हैं। बाकी उत्तराखंड में अभी तक उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण राज्य में अभी तक नहीं मिले। उसके बाद जैसे पुरा पाषाण काल था पहला यहाँ पे उपकालखंड, उसके बाद मध्य पाषाण काल था, उसके बाद फिर आगे भी थे दो, वो आपको कमेंट में बताने। बाकी मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इस काल के उपकरण और भी ज़्यादा छोटे हो रहे थे और तीक्ष्ण यानी कि तेज धार वाले हो रहे थे। बाकी इसे सूक्ष्माश्म काल भी कहा जाता है। तो सूक्ष्माश्म काल भी किसको कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को। बाकी जो साक्ष्य है इसके जसकोट के से कुछ उपकरण मिले वो मध्य पाषाण काल के जसकोट से उपकरण मिले। बाकी प्रागैतिहासिक जो शैलाश्रय और गुफाएँ थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में लाखों गुफा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो लाखों गुफा जिसको लाखों डियार भी कहते हैं, तो ये अल्मोड़ा जिले में आती है। तो यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि लाखों जो गुफा है, लाखों डियार जो है ये कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। और लाखों डियार की जो खोज करी थी तो ये MP जोशी जी ने करी थी। MP जोशी जी ने ये खोज करी थी लाखों डियार की और सन 1968 में उन्होंने खोज करी थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए काफ़ी रहने वाला है कि लाखों डियार की खोज किसने करी थी, 1968 में करी थी MP जोशी जी ने। बाकी जो यहाँ पे लाखों डियार की जो विशेषता थी, यहाँ पर मानव और पशुओं के रंगीन चित्र मिले। तो मानव और पशुओं के रंगीन चित्र कहाँ पर मिले, लाखों डियार में मिले। बाकी जो ये पशु और मानव के जो चित्र थे इनमें गुलाबी, काला और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया था। तो सफ़ेद, गुलाबी और काले रंग का प्रयोग कहाँ किया गया था, लाखों गुफा में जो चित्र बने थे मानव और पशुओं के वहाँ पर प्रयोग किया गया था। बाकी जो मुख्य विषय था तो यहाँ पे लाखों डियार में क्या था, जो मनुष्य थे उनको सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया था और शिकार करते हुए दिखाया गया था। लाखों डियार में क्या था, मनुष्यों को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया था और मनुष्यों को शिकार करते हुए भी दिखाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सामूहिक नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं और मनुष्यों को शिकार करते हुए दिखाया गया किस उद्यान में दिखाया गया था, तो लाखों उद्यान में दिखाया गया था। बाकी जो लाखों उद्यान है इसकी जो तुलना होती है मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका के चित्र हैं उनसे इसकी तुलना की जाती है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से किसकी तुलना की जाती है, लाखों उद्यान के चित्रों से की जाती है। बाकी जो लाखों उद्यान का जो आकार था नागफनी के आकार का था और राज्य का ये सर्वोत्तम शिलाश्रय भी माना जाता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि राज्य का जो सर्वोत्तम शिलाश्रय है तो राज्य का सर्वोत्तम शिलाश्रय लाखों गुफा को कहा जाता था। बाकी यशवंत सिंह कठोर जी ने इसे प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज माना है। यशवंत सिंह कठोर जी ने प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज किसको माना है, तो यशवंत सिंह कठोर जी ने प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज माना है लाखों उद्यान को। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, फड़कानौली और पेटसाल जो शिलाश्रय, तो फड़कानौली और पेटसाल शिलाश्रय भी आपके अल्मोड़ा जिले में। फड़कानौली की खोज होती है 1985 में, फड़कानौली की खोज 1985 में होती है और पेटसाल की खोज 5 साल के बाद यानी कि 1990 में होती है। और फड़कानौली और पेटसाल आपके अल्मोड़ा जिले में आते हैं 1985 और 1990 में इनकी खोज होती है। बाकी यशोधर मठपाल द्वारा इनकी खोज होती है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा इनकी खोज हुई थी, यशोधर मठपाल जी के द्वारा। यशोधर मठपाल जी के द्वारा फड़कानौली और पेटसाल की खोज होती है। फड़कानौली 1985 और पेटसाल की 1990 में खोज होती है। बाकी यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं और जो पेटसाल है वहाँ से कथई रंग की चित्रित मानव आकृतियाँ मिली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होना चाहिए कि जो फड़कानौली और पेटसाल शिलाश्रय थे यहाँ से शैल चित्र मिले और पेटसाल से क्या था कथई रंग की चित्रित मानव आकृतियाँ मिली थी। तो मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली थी, पेटसाल से मिली थी, कथई रंग की वो चित्रित थी। उसके बाद कफरकोट, तो कफरकोट भी आपका अल्मोड़ा में है और कफरकोट आपका अल्मोड़ा में और इसकी जो विशेषता है यहाँ पे नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ मिली है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कफरकोट से क्या मिला था, तो कफरकोट की जो विशेषता यहाँ पे नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ मिली है। तो नृत्य कर रहे थे मानव आकृतियाँ जिनमें कथई रंग का इस्तेमाल हुआ था। तो कथई रंग का इस्तेमाल और कहाँ पर हुआ था, इन शैल चित्रों में हुआ था, वो हुआ था आपका पेटसाल में, ठीक है। और कफरकोट में भी हुआ था, नृत्य करती जो मानव आकृति थी वो कथई रंग का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। बाकी मल्ला पैनाली जो शिलाश्रय आपका ये फल सीमा के नज़दीक है और ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मल्ला पैनाली शिलाश्रय फल सीमा के नज़दीक है और फल सीमा अल्मोड़ा में, तो मल्ला पैनाली शिलाश्रय भी अल्मोड़ा में होगा। उसके बाद लुईथाफ गुफा जिसको लुईथाफ गांव भी कहते हैं, तो लुईथाफ यानी कि लुई जिसको यहाँ पे गढ़वाली आती होगी, तो लुई मतलब होता है खून। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना कि लुई मतलब वहाँ पर रक्त चिन्ह मिले थे, लाल लाल खून के चिन्ह। बाकी जो लुईथाफ गुफा है ये भी अल्मोड़ा में और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है रक्त चिन्ह होता है। लुईथाफ गुफा यहाँ पर अल्मोड़ा में और शाब्दिक अर्थ क्या है लुईथाफ का, रक्त चिन्ह। बाकी यहाँ पे जो विशेष
विशेषता लाल रंग के यहाँ पे शैल चित्र मिले थे। मानव को शिकार करते हुए यहाँ पे बताया गया था और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया था। तो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए कहाँ पर दिखाया गया था? लुईथाप में दिखाया गया था, ये अल्मोड़ा में। और यहाँ से लाल रंग के शैल चित्र मिले, ठीक है। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि लाल रंग के जो शैल चित्र मिले वो लुईथाप से मिला है, जो कि अल्मोड़ा में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ग्वारखिया गुफा के बारे में। तो ग्वारखिया उडियार भी इसको कहते हैं, ग्वारखिया गुफा या फिर ग्वारखिया उडियार। तो ग्वारखिया गुफा ये चमोली के डुंगरी गाँव में अलकनंदा नदी के तट पर है, ठीक है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ग्वारखिया गुफा है चमोली के डुंगरी गाँव में, और अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर, ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर। बाकी जो यहाँ पे ग्वारखिया गुफा है इसकी जो विशेषता है, यहाँ से मानव के, भेड़ के, बारहसिंगा के, लोमड़ी के ये चित्र मिले, ठीक है। मानव के चित्र मिले हैं, भेड़ के मिले हैं, बारहसिंगा के मिले और लोमड़ी के चित्र मिले। वो कहाँ से मिले? ग्वारखिया गुफा से। बाकी ग्वारखिया गुफा से 41 आकृतियाँ मिली है। कितनी आकृतियाँ मिली है ग्वारखिया गुफा से? ग्वारखिया गुफा से 41 आकृतियाँ मिली है, और 41 जो आकृतियाँ मिली है उसमें 33 तो मानव की थी और 8 पशु की थी। इतना भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि ग्वारखिया गुफा से 41 जो आकृतियाँ मिली थी उसमें 33 मानव की थी और 8 पशुओं की थी। बाकी राज्य के जितने भी जो शैलाश्रय हमको मिले हैं उन सब चित्रों में सबसे सुंदर जो चित्र है ग्वारखिया गुफा के थे, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के जितने भी शैलाश्रय अभी तक मिले हैं उन सब चित्रों में सबसे सुंदर ग्वारखिया गुफा के थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। ग्वारखिया गुफा से सबसे सुंदर शैल चित्र मिले थे। बाकी यहाँ पर मनुष्यों को त्रिशूल आकार में दिखाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्यों को त्रिशूल आकार में किस गुफा में बताया गया था? तो मनुष्यों को त्रिशूल आकार में ग्वारखिया गुफा, जो कि चमोली के डुंगरी गाँव में अलकनंदा नदी के तट पर, वहाँ पर बताया गया था। बाकी यहाँ जो मुख्य विषय था पशुओं को हाका देकर घेरना। तो पशुओं को हाका देकर घेरना कहाँ पर था? ग्वारखिया गुफा में। ये आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। मुख्य विषय यहाँ का क्या था? पशुओं को हाका देकर घेरना। बाकी जो यहाँ पे ग्वारखिया गुफा है इसको फेमस करने का श्रेय जाता है राकेश भाटी जी को, और इसका विस्तृत अध्ययन किया था यशोधर मठपाल जी ने, ठीक है। यशोधर मठपाल जी ने ग्वारखिया जो गुफा है इसका भी विस्तृत अध्ययन किया था और राकेश भाटी जी ने इसको फेमस करने का श्रेय उनको जाता है। उसके बाद आगे जाते हैं और आगे हम जाएंगे किमिनी गाँव में। तो किमिनी गाँव भी चमोली में, लेकिन ये पिंडर नदी के घाटी पर है, ठीक है। किमिनी जो गांव है ये चमोली गढ़वाल में आता है और ये पिंडर नदी की घाटी में आता है। जो ग्वारखिया गुफा है वो अलकनंदा नदी के तट पर है, लेकिन जो किमिनी गाँव चमोली में पिंडर जो नदी है उसकी घाटी में, ठीक है। और यहाँ से सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले। तो सफ़ेद रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले? किमिनी गाँव से। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनमें हथियारों और पशुओं की भी आकृतियाँ। सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिलते हैं किमिनी गाँव से, और जो ये शैल चित्र मिले इनमें पशुओं और हथियारों की भी आकृतियाँ हैं। सफ़ेद रंग के शैल चित्र किमिनी गाँव जो कि चमोली के पिंडर नदी घाटी में, इतना आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी उसके बाद पुरोला आपका उत्तरकाशी में आ जाता है और यहाँ पर यमुना नदी घाटी पर है। तो पुरोला आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी घाटी में। उसके बाद जो विशेषता है पुरोला की, तो यहाँ से शंखलिपि में उत्कीर्ण काले रंग का आलेख मिला है। शंखलिपि में उत्कीर्ण काले रंग का जो आलेख मिला है कहाँ से मिला? ये पुरोला से मिला है, यमुना घाटी में है जो, ठीक है। तो पुरोला का बस इतना ही आपको ध्यान में रखना कि शंखलिपि में उत्कीर्ण काले रंग का आलेख। तो शंखलिपि में लिखा था, उत्कीर्ण था, और काले रंग का आलेख कहाँ से मिला है? तो पुरोला से मिला है, और ये 2100 से 1900 वर्ष पुराना है। लगभग 2100 से 1900 वर्ष ये जो मिला है काले रंग का आलेख ये पुराना है, 2100 से 1900 वर्ष, और पुरोला में मिला था। बाकी महापाषाणकालीन जो साक्ष्य मिले, महापाषाणकालीन साक्ष्य में समाधान मिले और मृदभांड मिले, ओखली जिनको कप मार्क्स भी कहते हैं, और शिष्ट दीर्घसम के साक्ष्य विभिन्न स्थानों से मिले, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिले। बाकी जो नौला गाँव है पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में, नौला गाँव का है, नौला गाँव आपका अल्मोड़ा में आता है पश्चिमी रामगंगा घाटी में। बाकी जो नौला गाँव है यहाँ से 73 ओखलियाँ यानी कि कप मार्क्स मिले। नौला गाँव से कितनी ओखलियाँ मिली तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नौला गाँव आपका अल्मोड़ा में आता है और यहाँ से 73 कप मार्क्स यानी कि ओखलियाँ मिली है, ठीक है। नौला गाँव का विशेष ध्यान आपको रखना है कि ये पश्चिमी रामगंगा घाटी और अल्मोड़ा में आता है, 74 कप मार्क्स मिले। और जो इसकी खोज है, इसकी खोज भी यशोधर मठपाल जी ने की थी और 2023 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 2023 में संरक्षित क्षेत्र किसको घोषित किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो नौला गाँव जो कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में अल्मोड़ा में 73 कप मार्क्स जहाँ से मिले उसको 2023 में संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं देवीधुरा। तो देवीधुरा जो कि चंपावत में है, तो यहाँ से कप मार्क्स की खोज MP जोशी जी ने की थी। नौला गाँव में किसने करी थी? नौला गाँव में यशोधर मठपाल जी ने की थी। और देवीधुरा चंपावत जो है, देवीधुरा जो कि चंपावत में, यहाँ से भी कप मार्क्स की खोज हुई थी, लेकिन यहाँ पर देवीधुरा चंपावत में जो खोज की थी यहाँ पर कप मार्क्स की वो करी थी MP जोशी जी ने। बाकी यहाँ से समाधियाँ भी मिली हैं जिनकी खोज हेनवुड ने 1856 में की थी। देवीधुरा चंपावत से समाधियाँ भी मिली, और जो समाधियाँ मिली है इनकी खोज करी थी हेनवुड ने, और हेनवुड ने ये खोज कब करी थी? 1856 में करी थी। बाकी उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की ये पहली खोज थी, जहाँ पर जो समाधियों की खोज हुई थी हेनवुड के द्वारा 1856 में। ये उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज थी और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। तो हेनवुड ने क्या करी थी? समाधियों की खोज करी देवीधुरा चंपावत में। और अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को कहा जाता है, ठीक है। इन समाधियों की जो तुलना होती है कश्मीर के
बुर्ज होम से की जाती है। तो जो समाधियाँ हिंडवुड ने 1856 के करीब खोजी थी उनकी जो तुलना होती है कश्मीर के बुर्ज होम से की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गोपेश्वर और पश्चिमी नैयार घाटी में, जो कि पौड़ी में आता है। गोपेश्वर चमोली की तरफ और पश्चिमी नैयार घाटी पौड़ी में, तो यहाँ से भी कपमार्क्स की खोज की है। लेकिन जो यहाँ पर गोपेश्वर और पश्चिमी नैयार घाटी में जो कपमार्क्स की खोज हुई है ये जो यशवंत सिंह कटोच जी ने करी है। यशवंत सिंह कटोच जी ने करी है कपमार्क्स की खोज पश्चिमी नैयार घाटी में। बाकी मलारी गाँव में, मलारी गाँव चमोली ज़िले में आता है और यहाँ पर महापाषाण काल की समाधियाँ मिली है। महापाषाण काल की समाधियाँ कहाँ मिली है? मलारी गाँव में, जो कि चमोली में आता है और इसकी खोज 1956 में होती है शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा। तो मलारी में भी समाधियों की खोज होती है और ये जो समाधियाँ हैं ये 1956 में खोजी जाती है शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। बाकी राहुल सांकृत्यायन ने इन समाधानों को खस जाति का बताया। तो जो मलारी गाँव में समाधियाँ मिली हैं तो उन समाधियों को खस जाति का किसने बताया? राहुल सांकृत्यायन जी ने उन समाधियों को खस जाति का बताया। बाकी यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ था, तो यहाँ पे 2 बार सर्वेक्षण हो चुका है। पहली बार 1983 में सर्वेक्षण हुआ था। 1983 का जो मलारी गाँव में सर्वेक्षण हुआ था तो उस वक्त एक हिमालय वृषभ पशु कंकाल मिला था। तो 1983 का मलारी गाँव में सर्वेक्षण हुआ, उस वक्त हिमालय वृषभ का पशु कंकाल मिला था, हिमालय वृषभ का पशु कंकाल। उसके बाद 2001 में एक बार फिर से सर्वेक्षण कार्य शुरू होता है और फिर 2002 के करीब क्या मिलता है वहाँ पर 5.2 किलो का एक सोने का मुकुट मिलता है। 2002 में वो प्राप्त होता है, 2001 में सर्वेक्षण शुरू हो चुका था। बाकी यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले जो पाकिस्तान के स्वाद घाटी जैसे बर्तन मिले उनके समान ही है। बाकी द्वाराहाट जो समाधि है तो द्वाराहाट समाधियों की खोज कार्नोक ने की थी और ये कब की थी? 1877 में। तो कार्नोक ने भी द्वाराहाट में समाधियों की खोज की और 1877 में करी थी। सबसे पहले किसने करी थी? हिंडवुड ने। और हिंडवुड ने कब करी थी? 1856 में। फिर कार्नोक 1877 में करी थी। इन्होंने ये करी थी द्वाराहाट समाधियाँ जो थी उनकी खोज करी। उसके बाद 1956 में मलारी गाँव में शिव प्रसाद डबराल जी ने भी करी थी। बाकी चंद्रेश्वर मंदिर से भी कपमार्क्स मिले हैं, तो कपमार्क्स काफ़ी जगह से मिले हैं। नौला गाँव से मिला है और उसके बाद मल्लारी गाँव से मिला है। उसके बाद द्वाराहाट समाधियों द्वारा जो कपमार्क्स हैं ये समाधियाँ आपकी यहाँ पर कहाँ मिली है? तो ये नौला गाँव में मिली है, मल्लारी गाँव में मिली है, आपके द्वाराहाट में मिली है। तो चंद्रेश्वर मंदिर से भी कपमार्क्स मिले। तो चंद्रेश्वर मंदिर से कपमार्क्स मिले और कपमार्क्स और किन किन जगह से मिले आपको कमेंट में बताना। बाकी धातु काल के जो साक्ष्य मिले हैं, धातु काल के साक्ष्य मिलते हैं वनकोट और नैनी पाताल। तो वनकोट और नैनी पाताल आपका कहाँ है? वनकोट और नैनी पाताल आपका पिथौरागढ़ जिले में आता है। तो राज्य में जो धातुकालीन युग के जो साक्ष्य मिले वो पिथौरागढ़ के वनकोट से मिले, वनकोट या फिर कह लीजिए नैनी पाताल। तो वनकोट और नैनी पाताल आपका पिथौरागढ़ जिले में आता है और यहाँ से धातुकाल के साक्ष्य मिले। तो वनकोट में 1989 में 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली थी। वनकोट जो कि पिथौरागढ़ है, तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 जो ताम्र मानव आकृतियाँ मिली थी ये मिली थी आपकी वनकोट से 1989 के करीब, ठीक है। और 10 साल के बाद 5 मानव आकृतियाँ और मिली, ये नैनी पाताल से मिली थी 1999 में। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वनकोट आपका पिथौरागढ़ में और नैनी पाताल भी आपका पिथौरागढ़ में। तो वनकोट 1989 में 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली थी, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ, और फिर 1999 में 5 मानव आकृतियाँ मिली थी, ठीक है। ये नैनी पाताल से मिली थी जो 1999 में, ये पिथौरागढ़ में। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण खोजें थी जिसमें नीले रंग के जो शैलचित्र है, तो नीले रंग के शैलचित्र हुडली में मिले थे, उत्तरकाशी के हुडली में मिले थे। और उसके बाद योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ जो मिली थी फलसीमा में मिली थी, जो कि अल्मोड़ा जिले में, अल्मोड़ा से ये मिली थी। बाकी नीले रंग का भी आपको विशेष ध्यान रखना, नीले रंग के जो शैलचित्र थे हुडली में मिले थे और हुडली का उत्तरकाशी। बाकी योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ, तो जो योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ मिली है वो फलसीमा से मिली और फलसीमा का अल्मोड़ा में आपका है। उसके बाद हरिद्वार में बहादराबाद, तो बहादराबाद में भी यहाँ पे नहर की जो खुदाई की गई थी 1951 में, वहाँ से भी ताम्र उपकरण और मृत भांड मिले। बहादराबाद से 1951 में नहर की जब खुदाई हुई थी तो उस वक्त ताम्र उपकरण और मृत भांड मिले थे। और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में सर्वेक्षण हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे खुदाई का काम शुरू हुआ था तो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ था। और 1951 में नहर की खुदाई के दौरान क्या मिला था? ताम्र उपकरण और मृत भांड बहादराबाद हरिद्वार में। उसके बाद जो खुटानी नाला है, खुटानी नाला आपका नैनीताल में पड़ता है, यहाँ से क्या मिला था? 1986 में यशोधर मठपाल ने पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज की थी। तो 1986 में यशोधर मठपाल जी ने पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज की थी खुटानी नाला में। उसके बाद कसार देवी मंदिर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कसार देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में, तो यहाँ से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कसार देवी मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है। और ये कसार देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में। बाकी पुरातात्विक स्थलों का कुछ आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अल्मोड़ा में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है? तो मुल्ला पैनाली है, लाखोडियार है, फड़कानौली है, पेटसाल है, फलसीमा है, लोईताफ है, नौला गाँव है, नौगाँव है, थनगल है, मेहरोडियार है, दीनापानी है, हथवाल घोड़ा है और कालामाटी। तो ये सारे पुरातात्विक स्थल है जो कि अल्मोड़ा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चमोली में आपका ग्वारखेड़िया आ जाता है, किमरी गाँव आ जाता है, मलारिया जाता है और गोपेश्वर आपका चमोली में आता है। हरिद्वार में बहादराबाद, पौड़ी में आपका रानीहाट, थापली और पश्चिमी नैयार घाटी। तो पश्चिमी नैयार घाटी, थापली और रानीहाट आपका पौड़ी में जाता है। बाकी देवीधुरा आपका चंपावत में आता है, हुडली और पुरोला आपका उत्तरकाशी में आएगा, पिथौरागढ़ में आपका बनकोट और नैनी पाताल आ जाता है।
उसके बाद आगे बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की, जिसको पौराणिक काल भी कहते हैं। तो इस काल की जो जानकारी है मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों से और पुराणों से हमको मिलती है। आदि ऐतिहासिक काल की तो उत्तराखंड का जो पौराणिक उल्लेख है, तो सबसे पहले उत्तराखंड का पौराणिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पहला उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का, वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि उत्तराखंड का पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में जो उत्तराखंड है उसको हेमवत और देवभूमि कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और हेमवत के नाम से जाना गया है। ठीक है, हेमवत और देवभूमि। उसके बाद मनुष्यों की पूर्ण भूमि जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कहाँ किया गया? ऋग्वेद में मनुष्यों की पूर्ण भूमि का भी यहाँ पे इन शब्दों का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बाकी कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथ थे जिनमें पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, स्वर्ग भूमि उत्तराखंड को कहा गया। ठीक है, पूर्ण भूमि हो गया, ऋषि भूमि हो गया, पवित्र भूमि हो गया, स्वर्ग भूमि, तो ये भी उत्तराखंड को कहा गया अलग अलग ग्रंथों में। बाकी यहाँ पे ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण, इस वाले में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द से, यहाँ पे उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल उत्तराखंड के लिए किया गया। बाकी कौशितकी ब्राह्मण जो है, इसमें जो उल्लेख किया गया वाग्देवी सरस्वती का निवास स्थल बद्रीनाथ धाम ही है, ये यहाँ पे उल्लेख है। तो वाग्देवी सरस्वती का जो निवास स्थल है वो बद्रीनाथ धाम है। ये इसका उल्लेख कहाँ पर है? कौशितकी ब्राह्मण में उल्लेख है कि जो सरस्वती देवी है उनका जो निवास स्थल है बद्रीनाथ धाम ही है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया। बाकी बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में यहाँ पे लिखा गया और उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि पाली भाषा में। उसके बाद स्कंद पुराण में यहाँ पे जिसमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया, तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें केदारखंड, गढ़वाल को, मानसखंड, कुमाऊं को उत्तराखंड से इसको संबंधित रखता है। तो केदारखंड यानी कि गढ़वाल वाला क्षेत्र, मानसखंड यानी कि कुमाऊं वाला क्षेत्र। तो जो केदारखंड है ये हरिद्वार से लेके और हिमालय तक के इलाका को इसमें स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है। और बाकी नंदा पर्वत से लेकर कालगिरी चंपावत तक का जो इलाका है उसको मानसखंड का है। और दोनों की जो विभाजन रेखा है नंदा पर्वत को बताया गया। ठीक है, स्कंद पुराण में। बाकी जो दोनों को मिलाकर यहाँ पे क्षेत्र बनता है उसको उत्तराखंड, ब्रह्मपुर या खसदेश कहा गया। जो दोनों का यहाँ पे क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर या फिर खसदेश। उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र के कुछ पौराणिक जो यहाँ पर है, गढ़वाल क्षेत्र के कुछ पौराणिक संदर्भ में, तो वैदिक काल में हेमवत यहाँ पर कहते हैं, और ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में उत्तर कुरु। वैदिक काल में हेमवत और ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में उत्तर कुरु, और पुराणों में केदारखंड, बाद में केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल भी इसको यहाँ पर कहा गया गढ़वाल क्षेत्र को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेमवत वैदिक काल में कहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में उत्तर कुरु, और पुराणों में केदारखंड भी है, और बाद में केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और किरात मंडल भी कहा है। और अजयपाल जो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने 52 गढ़ों को जीता था और उनके राज्य को गढ़वाल कहा जाने लगा। जब अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीत लिया तो जो उनके राज्य थे उनको गढ़वाल कहा जाने लगा। बाकी यहाँ पे असुर राजा संबर थे, तो असुर राजा जो संबर थे उनके यहाँ पे गढ़वाल में 100 गढ़ बनाए थे। असुर राजा संबर ने गढ़वाल में 100 गढ़ बनाए थे, और इंद्र और यहाँ पे सुदास ने इनके जो 100 गढ़ थे उनको नष्ट कर दिया था। इसकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। जो संबर थे, असुर राजा जो संबर थे, उन्होंने गढ़वाल में 100 यहाँ पे गढ़ बनाए थे, और इंद्र और सुदास ने यहाँ पे उनको नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। बाकी प्रलय के बाद यहाँ पे प्राणा या फिर माणा गांव में सप्तऋषि जो थे वह प्रलय के बाद यहाँ पर आकर रहते हैं, और यहीं से उन्होंने दोबारा सृष्टि की रचना की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। बाकी जो कुबेर की राजधानी है और मनु का निवास स्थल है वो अलकापुरी है, जो कि गढ़वाल में है। और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्रों का निवास स्थल है वो भी गढ़वाल क्षेत्र में बताया गया है। और जो गुफाएँ हैं, गणेश गुफा हो गई, नारद गुफा हो गई, मुचकुंद गुफा हो गई, स्कंद गुफा हो गई, तो ये बद्रीनाथ के नज़दीक है। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा ये बद्रीनाथ के नज़दीक है। उसके बाद वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये सब टिहरी गढ़वाल के विश्वम पर्वत पर स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम टिहरी गढ़वाल में विश्वम पर्वत पर माना जाता है कि गुरु वशिष्ठ और अरुंधति यहाँ पर रहे थे। बाकी सीता नरसोपट्टी, ये देवप्रयाग में सीता नरसोपट्टी, ऐसा बताया जाता है कि जो माता सीता थी उन्होंने पृथ्वी में जब वो समाई थी तो सीता नरसोपट्टी के नज़दीक समाई थी, जो कि देवप्रयाग में। और भगवान राम की जो तपस्या स्थली थी, तो भगवान राम की तपस्या स्थली अंतिम समय में उन्होंने देवप्रयाग में की थी, यहाँ पे तपस्या। और रघुनाथ मंदिर यहीं पर है। तो रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? देवप्रयाग में। और बाकी जो रघुनाथ मंदिर है दरबार शैली में बना है। और प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसको कहते हैं? समस्त तीर्थों का शिरोमणि देवप्रयाग को कहते हैं, और समग्र पापों का विनाशक भी देवप्रयाग को कहा जाता है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि देवप्रयाग है, और समग्र पापों का विनाशक भी देवप्रयाग को कहा जाता है। बाकी लक्ष्मण जी की जो तपस्या थी वो टिहरी के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। और बाणासुर की जो राजधानी थी वो ज्योतिषपुर थी। बाणासुर की जो राजधानी थी ज्योतिषपुर, जो वर्तमान में अभी जोशीमठ है, तो बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर थी, और आज का ये जोशीमठ है, जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध है। और बाकी रामायण काल और महाभारत के वन पर्व में भी यहाँ पे बाणासुर की राजधानी का उल्लेख है, ज्योतिषपुर का उल्लेख वहाँ पर आता है। बाकी महाभारत का जो वन पर्व है उसमें हरिद्वार से केदारनाथ, और केदारनाथ को और किस नाम से जाना गया था महाभारत के वन पर्व में? भृगतुंग।
यहाँ तक के जो स्थल है वहाँ का वर्णन है हरिद्वार से केदारनाथ। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? महाभारत के वन पर्व में। हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ को वन पर्व में भृगुतुंग के नाम से भी जाना जाता है। बाकी लोमस ऋषि के साथ पांडवों के आगमन का भी उल्लेख मिलता है महाभारत के वन पर्व में। और बद्रीनाथ धाम की महिमा का भी वर्णन मिलता है महाभारत के वन पर्व में। किरात और कुलिंद जातियों का भी निवास मिलता है महाभारत के वन पर्व में। और हरिद्वार क्षेत्र नागराज कौरव्य की अधीन था, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? महाभारत के वन पर्व में। बाकी मंदाकिनी के उत्तर का जो इलाका है बाणासुर की अधीन था। और कुलिंद राजा जो थे सुबाहु, उनकी राजधानी श्रीनगर थी। तो कुलिंद राजा सुबाहु जो थे उनकी राजधानी श्रीनगर थी। और पांडवों की ओर से उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध भी लड़ा था। किसने लड़ा था? पांडवों की ओर से युद्ध कुरुक्षेत्र में सुबाहु ने लड़ा था और इनकी जो राजधानी थी श्रीनगर थी। बाकी महाभारत में कुलिंदों को क्या कहते थे? महाभारत में कुलिंदों को द्विज कहते थे। और जो उनके राजा थे उनके राजा को द्विजश्रेष्ठ कहा गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि महाभारत में कुलिंदों को द्विज कहते थे और जो इनके राजा थे इनको द्विजश्रेष्ठ कहते थे। बाकी यहाँ पे राजा विराट थे, तो राजा विराट, इनकी राजधानी विराटगढ़ी थी और इनकी पुत्री जो उत्तरा थी उनका विवाह अभिमन्यु से होता है। तो राजा विराट की जो राजधानी थी विराटगढ़ी थी और इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से होता है। तो उत्तराखंड में एक विद्यापीठ भी था जिसको बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता था। तो बद्रिकाश्रम और एक कण्व आश्रम था, जो कण्व आश्रम जो था पौड़ी गढ़वाल में था। और इसको जो कण्व आश्रम था ये पौड़ी गढ़वाल में था, कोटद्वार के नज़दीक है और मालिनी नदी के तट पर है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो कण्व आश्रम है ये कहाँ पर है? तो पौड़ी गढ़वाल में, कोटद्वार के नज़दीक और मालिनी नदी के तट पर है। बाकी यहाँ पर क्यों फेमस है ये कण्व आश्रम? तो यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए ये प्रसिद्ध है कण्व आश्रम। और यहाँ पे चक्रवर्ती जो सम्राट भरत है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उन्हीं का जन्म यहाँ पर हुआ था कण्व आश्रम में। बाकी कालिदास ने यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी? कालिदास ने करी। कहाँ पर करी? कण्व आश्रम में, मालिनी नदी के तट पर है। जो इतना आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान नाम पूछा जाएगा कण्व आश्रम का, तो कण्व आश्रम का वर्तमान नाम है चौकाघाट। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि कण्व आश्रम का जो वर्तमान नाम है क्या है? चौकाघाट है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी? कालिदास ने करी। कहाँ पर करी? कण्व आश्रम में करी, मालिनी नदी के तट पर, जो पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, कोटद्वार के नज़दीक। बाकी बौद्ध मत का जो प्रचार हुआ है, बौद्ध मत का जो प्रचार सबसे ज़्यादा हुआ है गढ़वाल क्षेत्र में, खसों के समय पर गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध मत का प्रचार सबसे अधिक गढ़वाल क्षेत्र में कब हुआ था? तो खसों के समय पर हुआ था। उसके बाद कुमाऊँ क्षेत्र के कुछ पौराणिक संदर्भ है। तो यहाँ पे कुमाऊँ क्षेत्र के पौराणिक संदर्भ के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो कुर्म अवतार के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो कुर्म अवतार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सुनी थी, चंपावत के पास क्रांतिश्वर पर्वत, जिसका वर्तमान नाम कांडादेव या फिर कांदेव है, पर भगवान विष्णु का कुर्म यानी कि कच्छप अवतार हुआ था। और इसकी जो आकृति थी कच्छप के पीठ की आकृति जैसी थी। ठीक है, अभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो कुर्म अवतार हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो चंपावत के पास क्रांतिश्वर पर्वत, जिसका वर्तमान नाम जो है कांडादेव या फिर कांदेव है, भगवान विष्णु का कुर्म या फिर कच्छप अवतार हुआ था। और जो है इससे इस क्षेत्र का नाम कुर्मांचल या फिर कुर्मांचल पड़ा, ऐसा उल्लेख मिलता है, जो बाद में धीरे धीरे बदलते बदलते कुमाऊँ बन गया। ठीक है, उसके बाद शुरुआत में केवल चंपावत के आसपास के इलाकों को क्या कहते थे? कुमाऊँ कहते थे। और बाद में फिर पूरा यहाँ पे जो रीजन था कुमाऊँ गढ़वाल को, उसका नाम कुमाऊँ पड़ चुका था। तो शुरुआत में चंपावत के आसपास के इलाके को ही कुमाऊँ कहते थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है कुमाऊँ का, सबसे ज़्यादा उल्लेख मानसखंड में मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मानसखंड में उल्लेख सबसे ज़्यादा किसका मिलता है? कुमाऊँ क्षेत्र का। और यक्षों का जो निवास है, तो जाखंड देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में, यहाँ से पुष्टि होती है किसकी? यक्षों के निवास की। तो यक्षों का निवास की पुष्टि होती है अल्मोड़ा की जाखंड देवी मंदिर से। बाकी जो नाग जाति है तो कुमाऊँ में निवास करती थी, इसकी भी जानकारी मिलती है। नाग जाति कहाँ निवास करती थी? कुमाऊँ में। और वहाँ पर कई नाग मंदिर मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है बीनाग या फिर बेनीनाग है। और ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि बीनाग या फिर बेनीनाग का है, पिथौरागढ़ जिले में। और यहाँ से किसकी यहाँ पर जानकारी मिलती है? नाग जाति की मिलती है। बाकी भगवान शिव की तपस्या, ये भगवान शिव ने जागेश्वर में तपस्या करी थी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमें पौराणिक स्रोतों से कि भगवान शिव ने जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं पर भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? ये जागेश्वर में हुआ था, भगवान कार्तिकेय जी का जन्म, और यहीं पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। बाकी वैदिक काल में जो शासन हुआ है, त्रिशुजन आर्यों की 5 जातियों में से एक थी। उन्होंने यहाँ पर वैदिक काल में शासन किया। कहाँ पर? कुमाऊँ क्षेत्र में त्रिशुजन ने। बाकी खसों का जो प्रभुत्व है, राजपूतों के प्रवेश से पहले कुमाऊँ में खसों का भी प्रभुत्व था। तो राजपूतों से पहले यहाँ पे कुमाऊँ में और किस किस का यहाँ पे प्रभुत्व रहा है? तो खसों का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहा है। गढ़वाल में तो था ही, लेकिन कुमाऊँ में भी था। और बाकी कुमाऊँ में भी खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है और उम्मीद करते हैं आप वेट करोगे अगले चैप्टर का। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए।